So, hello everyone, welcome to UPSC RTS classes. Myself Shubham and I welcome you all. So, previously जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में बात करी थी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जो बुक्स हमने रेफ़र करने को कहा था दैट वाज बिपिन चंद्रा एज वेल एज द नोट्स विच आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल. साथ ही साथ हम PYQs पे हमें देखना होगा PYQs कैसे रहे हैं प्रीलिम्स एंड मेंस के. ओके एंड देन अ लिमिटेड सोर्सेज रहेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा. बिपिन चंद्रा के अलावा वी हैव स्पेक्ट्रम ऑल्सो. ओके सो उसको भी हम रेफ़र कर सकते हैं. अदरवाइज आई विल ट्राई कि मैं आपको क्लास नोट्स प्रॉपर प्रोवाइड करूँ. ओके सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था दैट वी डिस्कस अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ओके देन वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट जुडिकेचर एक्ट ऑफ 1781 एंड द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. 1773 का एक्ट, 1781 का एक्ट और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. ओके एंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो रहेंगे हमारे लिए चार्टर एक्ट्स. ऑल्सो क्लास स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक यू ऑल जो जो भी ये क्लास विजिट कर रहे हैं दैट आप प्रीवियस क्लास ज़रूर देखें सो दैट यू कैन कनेक्टेड. जो मेन एम है हमारा, जो टारगेट है ऑफ दिस चैनल इज़ दैट जो लोग भी, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एक्सपेंसिव कोचिंग इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो ये चैनल उनके लिए है, ताकि उन तक एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल या हम कह सकते हैं गाइडेंस पहुँचे सो दैट नो दे डोंट गेट डाइवर्ट. ओके दीज क्लासेस आर मोर फोकस्ड बेस्ड अप्रोच. ओके हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं. इट्स मोर अबाउट दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन पर्पसेस एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने सबसे पहले जो है एक्ट्स के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे ब्रिटिश के ओके फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके ऊपर सबसे पहले टॉपिक लिया मॉडर्न हिस्ट्री में बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में. हमने देखा है लास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न. ओके एंड जो हमारी मेरी जो क्लासेस रहेगी मैं कोशिश करूँगा वो मैं दोनों लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करूँ इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. ओके सो विल स्टार्ट विद द क्लास फॉर टुडेज सेशन. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रीवियस क्लास जो है उसमें सबसे पहले डिस्कस किया था दैट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो लाए थे ब्रिटिश. ओके दैट स्टार्टेड फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. सो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ ट्रेडिंग कंपनी बेसिकली. ओके एंड इन द प्रोसेस के जब वो वॉर वेयरफेयर कर रहे थे और एनेक्सेशन कर रहे थे टेरिटरीज का, जिसकी वजह से जो है इट दे दीज वर एलियंस. ओके मतलब एलियंस टू दी रूलिंग जो किंग्स थे, उस वजह से जो है इश्यूज क्रिएट हुए थे. ओके एंड दैट वाज द रीज़न व्हाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड सम लॉज सो दैट एक रेगुलेशन बने कंपनी के ऊपर. ओके जिससे कि जो उनका ट्रेडिंग पर्पस है, ओके जो रीजन्स पे था, ओके जिस वजह से इश्यूज हो रहे थे विद द किंग्स ऑफ द रूलिंग प्लेसेस, ओके उनके ऊपर उससे कुछ रेगुलेशंस हो सके. सो द फर्स्ट वन वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 विच इज डिस्कस के इसको ऑफिशियली ईस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1773 भी बोलते हैं. ओके एंड थ्रू दिस ओके ब्रिटिश ने जो है अपनी स्टैब्लिश कर दी थी सुप्रीमेसी. ओके एंड एक तरीके का सेंट्रल कंट्रोल लेकर आ गए थे. ओके थ्रू दिस द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वर दैट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज नो चेंज्ड टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ओके उसका डेजिग्नेशन जो कह सकते हैं, उसका नाम कह सकते हैं, वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड इट वाज वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ओके एंड हमने उसके बाद अलावा और भी चीज़ें डिस्कस की थी लाइक इसके अंदर जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था कंपनी का, उसको पहली बार अलग अलग सेपरेटली जो है रिकॉग्नाइज किया गया था. ओके एंड सुप्रीम कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एट कैलकटा एट 1774. ओके एंड साथ ही साथ एक एक्ट ने जो है एड्रेस किया था जो कंपनी में करप्शन था. ओके जिससे कि सर्वेंट्स को फॉरबिड किया था टू एंगेज इन एनी प्राइवेट ट्रेड और टू रिसीव प्रेजेंट्स फ्रॉम इंडियन नेशनल्स. ओके ऑल्सो जो सुप्रीम कोर्ट के जो फर्स्ट जस्टिस चीफ जस्टिस बने थे दैट वाज सर एलिजा एम्फी. okay which I asked you to write it down. Okay so this was about regulating act of 1773. I am giving you a brief introduction of the previous class so that continuation में आप connect कर पाए. okay
ओके, सो द नेक्स्ट एक्ट विच वी टॉक्ड अबाउट, जो हमने बात की थी, दैट वाज जुडिकेचर एक्ट ऑफ 1781। इसमें हमने बेसिकली ये बात की थी कि पहली चीज़ तो इससे जो जुरिसडिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का, उसको एक्सटेंड किया गया था टू ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा। लेकिन साथ ही साथ में गवर्नर जनरल जो थे और उनकी जो काउंसिल थे, काउंसिल के जो मेंबर्स थे, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया था। ओके, सो और साथ में जो एग्जेम्प्ट किए गए थे, दोज वर सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी एंड द रेवेन्यू मैटर्स। ओके, सो उसको भी एग्जेम्प्ट किया गया था फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ओके, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ओके, जो इसमें प्रोवाइड किए गए थे थ्रू द लॉ। So then the last act which we discussed was Pitt's India Act of 1784. Okay, and इसमें हमने डिस्कस किया था दैट कंपनीज टेरिटरीज वो फर्स्ट टाइम उसको कहा गया था ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। इससे जो है डायरेक्टली कंपनी जो है, कंपनी के जो अफेयर्स है, दे वर ब्रॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, इस एक्ट ने पहली बार डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। तो जो 1773 का एक्ट था, उसने रिकग्नाइज किया था पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। इस एक्ट ने किया है कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस। ओके, एंड ऑल्सो इससे जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो है इंट्रोडक्शन हुआ था, जिसमें 6 मेंबर्स थे, 2 वर फ्रॉम द ब्रिटिश कैबिनेट एंड 4 वर फ्रॉम द प्रीवी काउंसिल। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल की जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स थे, उनको भी रिड्यूस कर दिया था 3, ओके, 3 मेंबर्स में, पहले 4 मेंबर्स थे। ओके, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स थे, दैट केम फ्रॉम द 1773 एक्ट। ओके, and yeah, then it basically made the company the instrument of British national policy. Okay, and after this through 1786 act जो था, that was a different supplementary act, जिससे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, that he was the second governor general of Bengal. Okay, so I hope till now it is clear for all of you. So now we can proceed with today's class. सो नाउ आज हम जो बात करने वाले, दैट इज़ फ्रॉम द चार्टर एक्ट्स फ्रॉम 1793 टू 1853 फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, एंड these basically shows a transition from a trading company to a governing authority. ओके, ये जो एक्ट्स है, सो सबसे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की अगर बात करें, सो दिस एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय रिटन लॉज एंड रेगुलेशंस इन ब्रिटिश इंडिया। ओके, सो इस एक्ट ने बेसिकली ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए थे। ओके, बट जो कंपनी का जो कंट्रोल था, उसे एक्सटेंड कर दिया था। ओके, ऑल्सो जो कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी, दैट वाज कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। ओके, एंड उसके अलावा जो सैलरीज थी, ओके, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे, नाउ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम द 1784 एक्ट। उनकी जो सैलरीज थी, या जो उसके स्टाफ का जो मेंबर्स का जो भी सैलरी बनता था, वो जो चार्ज होता था, इट वाज ऑन द कंपनी नाउ। ओके, नाउ द गवर्नर जनरल की जो पावर थी टू ओवर रूल हिज काउंसिल, उसे और स्ट्रेंथन कर दिया था। ओके, ओवर हिज काउंसिल, एंड इट बेसिकली लेड द फाउंडेशन फॉर रिटन लॉज, मीन्स कोड ऑफ रेगुलेशन इस्टेब्लिश हो गया था। इंडियन पीपल का जो राइट्स था, प्रॉपर्टीज थी, दे वर कवर्ड बाय दिस रेगुलेशन। ओके, एंड ऑल्सो इस एक्ट ने जो है कोर्ट्स को बाउंड कर दिया था टू रेगुलेट देयर डिसीजंस बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो इस एक्ट के थ्रू लाए गए थे। ओके, इस एक्ट में साथ ही साथ ये भी हुआ था दैट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर आ गई थी टू ग्रांट द लाइसेंसेस इंडिविजुअल्स को एज वेल एज कंपनी एम्प्लॉयज़ को टू ट्रेड इन इंडिया। ओके, जिसकी वजह से जो शिपमेंट था ऑफ ओपियम, वो जो चाइना को जा रहा था, उसको एक रास्ता मिल गया। ओके, सो दिस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर आई थी टू ग्रांट लाइसेंसेस फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस इन इंडिया। ओके, सो वो इस एक्ट के थ्रू आई थी, विच बेसिकली पेव द वे फॉर शिपमेंट्स ऑफ ओपियम टू चाइना। ओके, एंड इसमें ये भी हम पढ़ सकते हैं दैट सीनियर ऑफिशियल्स वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इंडिया विदाउट परमिशन। बेसिकली रेगुलेशंस थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया था कंपनी के ऊपर। ओके, एंड रॉयल अप्रूवल मैंडेट कर दिया था फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल, द गवर्नर्स एंड द कमांडर इन चीफ। Okay, so these were some provisions of the Charter Act of 1793. I hope it is clear for now. It didn't made massive changes.
okay, in the trade monopoly, okay, but it just gave some written laws and regulations, okay, to regulate the whole power of the company and the British Parliament over the company and on the regions of India. Okay. ओके सो नेक्स्ट जो एक्ट है जिसकी हम बात करने वाले हैं दैट इज़ ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813. ओके एंड दिस इज़ बेसिकली दी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं ऑफ 1813. ओके एंड सो कंपनी की जो मोनोपोली थी, जो ट्रेड में मोनोपोली थी, वो मोनोपोली नहीं रही थी, यानी कि नॉट ऑल थिंग्स वर्क अंडर कंपनीज कंट्रोल एक्सेप्ट फॉर द टी ट्रेड एंड द ट्रेड विद चाइना. तो एक्सेप्ट जो ट्रेड था टी के अंदर और जो चाइना के साथ ट्रेड था वो कंपनी के हाथ में था. अदर देन दैट ऑल द मोनोपोली ऑफ द जो ट्रेड था कंपनी का, जो कमर्शियल मोनोपोली थी, वो इस एक्ट ने एंड कर दी थी. ओके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू था ऑफ इंडिया का कंटिन्यू टू बी हैंड्स ऑफ इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी. तो बेसिकली जो गवर्नमेंट था या गवर्नेंस कह सकते हैं ऑफ द कंपनी. ओके सो द गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यू ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी इन हैंड्स ऑफ द कंपनी. वो कंपनी के पास में था, लेकिन जो मोनोपोली थी ट्रेड के अंदर, जो कमर्शियल मोनोपोली थी, वो इस एक्ट ने एंड कर दी थी. द नेक्स्ट थिंग इज दिस एक्ट एक्सप्रेसली एजर्टेड क्राउन सोवरेनिटी ओवर ब्रिटिश इंडिया. तो जो क्राउन की सोवरेनिटी थी, ओके, वो इस एक्ट ने एजर्ट की थी ओवर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ओके नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर दैट इट दिस एक्ट अलॉटेड ₹1 lakh टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया. ओके फर्स्टली देन जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी दे वर अलाउड टू कम टू ब्रिटिश इंडिया थ्रू दिस एक्ट एंड प्रीच देयर रिलीजन. ओके एंड जो पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी एंड जो कोर्ट्स थे इन इंडिया over European British subjects were also strengthened by this act. ओके जो ब्रिटिश यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे, ओके उसके ऊपर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या कोर्ट्स थे इन इंडिया में, उनकी जो पावर थी इसके ऊपर, वो उसको और स्ट्रेंथन किया गया था. ओके एंड देन फिनेंशियल प्रोविज़न बनाया गया था टू एनकरेज अ रिवाइवल इन इंडियन लिटरेचर, ओके एंड प्रमोशन फॉर साइंस. ओके सो दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस. जो कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड में, वो इस एक्ट के द्वारा एंड की गई थी. ओके 1 लाख रुपए का जो अलॉटमेंट था एजुकेशन के लिए, वो इस एक्ट ने लाया था. क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया था टू कम टू इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, एंड प्रीच देयर रिलीजन, ताकि अपने रिलीजन को स्प्रेड करे. ओके और इंडियन लिटरेचर और साइंस के लिए भी इस एक्ट ने फिनेंशियल प्रोविज़न दिया था उसके प्रमोशन के लिए. Okay, so these are few important provisions of Charter Act of 1813. Okay, so these we should remember. Okay, so now the next act is Charter Act of 1833. Now this is a very important act. Okay, and it was one of a final step, okay, towards centralism in India. Now this act is also known as Saint Helena Act. Okay, so Saint Helena Act भी कहा जाता है इस एक्ट को. सो नाउ जो इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया था थ्रू दिस एक्ट. सो फ्रॉम दिस एक्ट कंप्लीटली मोनोपोली जो थी वो एंडेड कर दी गई थी, इंक्लूडिंग द टी एंड ट्रेड विद चाइना. ओके एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इस एक्ट से प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी. सो दिस एक्ट मेड कंपनी ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. जो डेप्ट थी कंपनी की, दैट वाज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट वाज द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके इस एक्ट ने सेंट्रलाइज कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई गेस इट वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द प्रीलिम्स of UPSC, that Governor General of Bengal was declared as the Governor General of India, and the first Governor General of India was Lord William Bentinck. Okay, so जो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के, he was Lord William Bentinck. Okay, and this act also attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants. So इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, आई एम यूजिंग द टर्म, इट ट्राइड और इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स. हाउएवर ये जो प्रोविज़न था वो नेगेट कर दिया गया था.
okay, after opposition from court of director, but this act attempted to introduce open competition for civil servants. Okay, and also जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, दैट वाज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट फॉर होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ओके, देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स हियर, दैट जो हमने पढ़ा था दैट गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, विच वॉज रिड्यूस टू 3 फ्रॉम 4 फ्रॉम द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, उसको वापस 4 मेंबर की कर दिया गया था. एंड नाउ द फोर्थ मेंबर विच वॉज एडिड थ्रू दिस एक्ट was the law member, and he was added for the legislative purposes. T.B. Macaulay. T.B. Macaulay was the first law member. ओके, सो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी जिसको 3 कर दिया गया था थ्रू 1784 एक्ट से, इसको वापस 4 किया गया. फोर्थ मेंबर वॉज टी.बी. मैकॉले. ओके, इस एक्ट में क्या हुआ था कि अब जो भी लॉज या एक्ट्स पास हो रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल, वर नाउ कॉल्ड एज एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, एंड बिफोर, इससे पहले उन्हें कहा जाता था रेगुलेशंस, बट थ्रू आफ्टर दिस एक्ट वाज पास्ड, all the laws and legislation which was passed by the legislative council, now these acts were called as, now these laws were called as acts of the government of India. Okay, एंड ऑल्सो जो मैंने बात करी थी गवर्नर जनरल काउंसिल जो 4 मेंबर की हो गई थी, इसमें जो टी.बी. मैकॉले जो थे वो फर्स्ट लॉ मेंबर थे, लेकिन उनके पास कोई वोट करने का राइट नहीं था इन द काउंसिल. ओके, एंड इस एक्ट ने एक और चीज़ करी थी, दैट इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ लॉ कमीशन इन इंडिया. ओके, सो लॉ कमीशन जो आया उसका अपॉइंटमेंट किया गया था थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर. Okay, and also Charter Act of 1833 made a provision to create a uniform and codified system of law in India. Okay, so these were things जिसमें कि जो लॉर्ड मैकॉले थे, ओके, हु वाज द लॉ मेंबर, ही आल्सो इन्फ्लुएंस, दिस इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने जो है इन्फ्लुएंस किया था काफ़ी जो एजुकेशन पॉलिसी थी ऑफ गवर्नमेंट. ओके, उसको काफ़ी सालों तक उन्होंने इन्फ्लुएंस भी किया था. दिस वॉज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन. सो आई होप चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, दैट इट वॉज नोन एज सेंट हेलिना एक्ट. कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी. ओके, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया था. जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. देन थ्रू दिस एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, एंड इस एक्ट ने अटैम्प्ट किया था इंट्रोड्यूस करने का ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स, लेकिन उसको बाद में हटा दिया गया था. ओके, बिकॉज ऑफ द ऑपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. उसके अलावा गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें 4th मेंबर की एंट्री हुई थी, ही वॉज टी.बी. मैकॉले. उनके पास कोई राइट नहीं था लेकिन वोट करने का. एंड इस एक्ट के थ्रू पहली बार जो भी लॉज या लेजिस्लेशन पास हुए थे उनको कहा गया था एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Okay, and it also provided for the appointment of law commission. Okay, so now what we have to do is Charter Act of 1853. Okay, now Charter Act of 1853 जब आया था, it was the last of the Charter Acts. Okay, so Charter Acts started from 1793 का जो एक्ट था वहाँ से Charter Act स्टार्ट हुआ था. Okay, so it from 1793 to 1813, then 1833, and now 1853. What happened that for the first time act separated the legislative and the executive functions of the governor general council. तो हमने क्या क्या पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया गया था. 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें कमर्शियल एंड पॉलिटिकल जो फंक्शंस थे कंपनी के उनको डिफ्रेंशिएट किया गया था. ओके, एंड इस एक्ट में क्या डिफ्रेंशिएट किया गया है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन. ओके, सो दिस वी हैव टू रिमेंबर कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कब हुए थे, देन पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस कब हुए थे. ओके, एंड देन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कब हुए थे. ओके, सो उसके अलावा जो 4 मेंबर थे जो लॉ मेंबर थे
now he was made a full member of the Executive Council of Governor General. ओके तो उनको अब परमानेंट मेंबर बना लिया गया था. सो ही वॉज गिवन द वोटिंग राइट. ओके उनके अलावा फर्दर 6 मेंबर्स और ऐड किए गए थे. सो टोटल इट वॉज मेड अ 10 मेंबर्स. जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें पहले से 4 मेंबर थे. उसके अलावा 6 मेंबर वर मोर एडेड. ओके विच मेड इट नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स. ओके सो कौन कौन थे उस 6 मेंबर्स में? two were the justices, that was one was chief justice and the second was presiding judge. Okay, and then the remaining 4 थे out of 6, they were from the presidencies of Bengal, Madras, Bombay and NWFP. ओके सो वहाँ से उनको लिया गया था. ओके सो यहाँ से जो रिप्रेजेंटेशन हुई थी 4 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड NWFP, वो हुई थी गवर्नर जनरल की काउंसिल में. ओके ऑल्सो जो गवर्नर ऑफ बंगाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो नाउ वी शुड बी नोइंग दैट ड्यूरिंग दिस टाइम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड डलहाउसी. सो लॉर्ड डलहाउसी को जो है रिलीव कर दिया गया था फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड फर्स्ट टाइम a lieutenant governor was appointed for Bengal and his name was एंड्रयू फ्रेजर. ओके सो उनको अपॉइंट किया गया था. ओके देन इट ऑल्सो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टर्म था उसको रिन्यू कर दिया था फॉर इनडेफिनेट पीरियड थ्रू दिस लॉ. ओके इसने एक और चीज़ करी थी इस एक्ट ने, दैट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनका नंबर जो था मेंबर्स का दैट वाज 24, उसको रिड्यूस करके 18 पर ले आए थे. और उन 18 में से जो 6 थे दोज वर नॉमिनेटेड बाय द क्राउन. ओके दैट वाज ब्रिटिश क्राउन. ऑल्सो इंडियन सिविल सर्विसेज जो थी ना, इट वॉज अटेम्प्टेड टू जो इंट्रोडक्शन का जो अटेम्प्ट किया गया था फर्स्ट टाइम दैट वाज थ्रू 1833 एक्ट. बट फ्रॉम दिस एक्ट it made Indian civil service an open competition and Macaulay was made chairman of the committee on the Indian civil services and that was named as Macaulay committee. Okay and it also जो रिटन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे उसने स्टार्ट करे थे फ्रॉम 1854. ओके एंड इस एक्ट ने पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया था लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो मैंने आपको बताया. ओके जो कि गवर्नर जनरल की काउंसिल थी. ओके सो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या पढ़ी हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए 1853 का एक लॉर्ड डलहाउसी के टाइम आया था. ओके इस एक्ट ने क्या किया था, एक मिनी पार्लियामेंट क्रिएट कर दिया था. मिनी पार्लियामेंट इन द सेंस जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वो 4 मेंबर की थी, अब उसको 10 मेंबर की कर दिया था. ओके कहाँ कहाँ से आए थे दैट आई हैव टोल्ड यू. 2 वर द जस्टिसेस, चीफ जस्टिस एंड प्यूसाइन जज, and 4 were from the representation from Bengal, Madras, Bombay and NWFP. Fourth member जो था पहले जो भी who was the law member, he was given now a full member power. ओके उनको वोटिंग पावर दिया गया था. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो नंबर था उसे रिड्यूस कर दिया था फ्रॉम 24 to 18. ओके एंड इस एक्ट के थ्रू इंडियन सिविल सर्विस जो थी एक ओपन कॉम्पिटिशन बन गई थी एंड मैकॉले कमिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू दिस एक्ट. ओके एंड मैकॉले कमिटी की वजह से ही जो रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे दोज वर स्टार्टेड फ्रॉम 1854. okay and it also led to the starting for the participation of Indians in the legislation processes, जो कि हमने बात करी the representations. Also for a law to be promulgated, okay it needed the assent of the governor general and governor general could veto any bill of legislative council. This is an extra point, you can note it down maybe. दैट जो कोई भी एक्ट था ओके या कोई भी लॉ था उसको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नर जनरल का एसेंट चाहिए होता था एंड गवर्नर जनरल के पास एक वीटो पावर थी ओके फॉर एनी बिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. okay so that is what we discussed in 1853 act. Basically what we have to remember that there was a gradual transformation of East India Company जो कि शुरुआत हुई थी एज अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इट वाज अ डी फैक्टो रूलर ऑफ इंडिया. ओके सो इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेशंस, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्टार्ट किया था. इट केम टू द चार्टर एक्ट एंड नाउ इट केम टू द
almost differentiating between the legislative functions and the executive functions also, okay, which initially differentiated on political and administrative functions in 1773 act. Then later from the 1784 it was commercial and political functions were differentiated, and now legislative and executive functions. So basically we started as a trading no organization, we can say, of legislatures, and it was trying to rule and control the आई वुड से ट्रेडिंग एज वेल एज जो वर्क जो चल रहा था, जो गवर्नेंस चल रही थी, जो गवर्नमेंट का रूल चल रहा था, उसे अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑलमोस्ट कंट्रोल करने लग गया था, या हम कह सकते हैं कर लिया था उसने. एंड दैट इज़ व्हाट इट लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857. ओके, सो उसी से जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है आया था, विच वॉज जस्ट 4 years आफ्टर दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1853. वो हम बाद में बात करेंगे दैट हाउ दैट रिवोल्ट स्टार्टेड, बिकॉज इस इन रूल्स के ही थ्रू जो चार्टर एक्ट से जो कंट्रोल हो रहा था, रीजनल जो किंग्स थे, ओके, दे फेल्ट दैट देयर ऑटोनॉमी और पावर, ओके, उनकी कम होती जा रही थी बिकॉज ऑफ द ओवर रूलिंग नो ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट और द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ किया गया था ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए, बट नाउ इट converted into a government, okay, a British government. So that is how it was leading to a revolt which was known as 1857. But before that we have to discuss another other things as well. But till now we should be knowing हमने जो एक्ट्स की बात करी from 1773 to the 1853. Okay, and I hope it is clear to all of you. आप सभी लोग इसे रिवाइज करिएगा एंड इसे बार बार पढ़िएगा. Okay, so thank you to all of you. Okay, so without wasting any of your time, without giving any motivational speeches, just revise these all acts from 1773 to 1853. क्या पढ़ा है हमने? You can refer books as I told you, Bipin Chandra as well as Spectrum. Um, Try that whatever notes I am providing, primary resource ये रहे, so that sorry, so that your resources don't get no bundled up, ज़्यादा resources ना हो जाए. Note it down, okay. And from the next classes we will be studying going into the depth of modern history, that now इससे पहले इसके दौरान यूरोपियंस आए थे, उस समय क्या हुआ था, एंड अदर थिंग्स ड्यूरिंग दिस टाइम. And then we will be going on to the revolt of 1857, and then afterwards whatever acts came, like Indian Council Act came, 1858 Act came, and so we will be proceeding stepwise. Okay, so all the best to all of you. Thank you for listening with so much patience. Go through the UPSC PYQs, prelims and mains both, analyze them, and study as much as you can in your limitations. Okay, as per the capability, and read and learn effectively. Okay, not just giving your time. Okay, so thank you to all of you. If you have any doubts or queries, you can mention it in the comment section. Okay, so thank you and all the best to all of you.